स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक्षा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ करेंट टाइम कोचिंग देश की कोचिंग में। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी करंट अफेयर की अगली क्लास। आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ कि डेली करंट अफेयर्स के साथ हमारा जितना भी स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है ना, वो भी हम सारा इस चीज में कवर करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को देखते रहना है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की सेकेंड क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टॉप्स स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? टॉप स्कीम इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शन है हमारे व्यापार, सेकंड ऑप्शन है खेल, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्वास्थ्य और सबसे लास्ट ऑप्शन है विज्ञान। और इसका जो सही आंसर है वो है खेल। टॉप्स स्कीम का संबंध खेल से है। टॉप्स स्कीम की फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत को शीर्ष 10 पदक विजेताओं की सूची में शामिल करना। हमारा 2028 का ओलंपिक हो रहा है लॉस एंजल्स में और उसमें टॉप 10 शीर्ष पदक विजेताओं की सूची में शामिल करना इस स्कीम का उद्देश्य है। इसी के साथ मैं आपको ओलंपिक्स के बारे में एक दो चीजें और बताती हूँ। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि 2020 का ओलंपिक कब होने वाला है? 2020 का जो ओलंपिक था वो होने वाला है जापान के टोक्यो शहर में। बट ये पहला ऐसा ओलंपिक है जिसे एक साल पोस्टपोन किया जा रहा है। इसे क्या किया जा रहा है? एक साल पोस्टपोन किया जा रहा है। इससे पहले ओलंपिक्स कभी पोस्टपोन नहीं हुए थे, कैंसिल जरूर हुए थे। तो ऐसा 3 बार हुआ था। पहला हुआ था 1916 के समय पे। 1916 का जो ओलंपिक था विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध के कारण कैंसिल हो गया था। और उसके बाद 2 इंसिडेंट हुए थे 1940 और 1944 में, और ये हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के समय। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए 2020 में होने वाले ओलंपिक की थीम क्या है? उसकी थीम है यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। आपको सब याद करते हुए चलना ये सारी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा सिंपल नहीं आता है। क्वेश्चन आपका कैसे भी तरीके से आ जाता है, तो आपको आगे पीछे सारी चीजें याद करते हुए चलनी है। चलिए अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ये हमारे सारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 5वां, सेकेंड ऑप्शन है 3rd, तीसरा ऑप्शन है हमारा 7वां और सबसे लास्ट है दूसरा। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 5वां। विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का 5वां स्थान है और पहले नंबर पे है चाइना। पहले नंबर पे कौन है? चाइना। चाइना इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे भी आ सकता है। तो हमें पहला और भारत की पोजीशन 2 चीजें याद करते हुए चलनी है। आज मैं आप लोगों को विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में कुछ चीजें बताती हूँ। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के पास ऐसी संपत्ति होती है, ऐसी विदेशी पूंजी वाली संपत्ति होती है जिसका वो इस्तेमाल कब करता है? वित्तीय संकट के समय। अगर जैसे फॉर एग्जांपल भारत को लेके चले तो भारत में कभी आपने देखा होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपए का जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है, वो गिरने लगती है। तो ऐसे समय में आरबीआई क्या करती है? आरबीआई पूंजी बाजार में जाके ये जो विदेशी पूंजी होती है हमारे पास, इसे बेच देती है। तो इससे क्या होता है कि डॉलर और रुपए के बीच में संतुलन स्थापित हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? पहला ऑप्शन है हमारा इमैनुएल मैक्रोन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा जीन कैस्टेक्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा एडवर्ड फिलिप और सबसे लास्ट है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जीन कैस्टेक्स। हाल ही में जो फ्रांसीसी अदालत थी, कोविड महामारी के दौरान जो कैबिनेट के काम को लेकर उन्होंने इस चीज पे
को सवालिया निशान लगाया था कि उन्होंने जो काम किया है वो इतना बेहतर नहीं किया है, तो उन्होंने उस पर रिपोर्ट जारी करने के आदेश दिए थे सरकार को। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट को बदला और जो पुराने प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फ्लिक, उनसे इस्तीफा लेकर नया प्रधानमंत्री किसे चुना? जीन कैस्टेक्स को चुना। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? हमारे जीन कैस्टेक्स। अब इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला संस्कृत भाषी समाचार कार्यक्रम किसके द्वारा प्रसारित किया जा रहा है? द फर्स्ट संस्कृत लैंग्वेज न्यूज प्रोग्राम इज बीइंग पब्लिश्ड बाय हूम? ऑप्शन है हमारे डीडी न्यूज, सेकेंड ऑप्शन है ऑल इंडिया रेडियो, थर्ड ऑप्शन है हमारा डीडी भारती और सबसे लास्ट है हमारा स्टार प्लस। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ने पहला संस्कृत भाषी समाचार पत्र प्रकाशित किया है और इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। क्या नाम है इसका? संस्कृत साप्ताहिकी। और ये डेली 20 मिनट ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, IMD टैलेंट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? What is the position of India in the IMD talent ranking? पहला ऑप्शन है हमारा 37, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 59, सी ऑप्शन है हमारा 63 और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा 52। और इसका जो सही आंसर है वो है 59। IMD टैलेंट रैंकिंग में जो भारत की पोजीशन है वो है 59। हमें इसके बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। IMD टैलेंट रैंकिंग जो है कौन जारी करता है? ये जारी करता है स्विट्जरलैंड का IMD बिजनेस स्कूल। कौन जारी करता है? स्विट्जरलैंड का IMD बिजनेस स्कूल। और इसकी गणना किस आधार पे होती है? इसकी गणना इस आधार पे होती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय प्रतिभा का कितना विकास कर पा रहा है, उनके लिए कितना निवेश कर पा रहा है और उनको अपने ही देश में रख पाने में कितना सक्षम है। और इसमें जो पहली पोजीशन जो है 6 साल से जिसकी पहली पोजीशन बनी हुई है वो है स्विट्जरलैंड। आपको याद रखना है पहली पोजीशन स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 59, टोटल देश जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं 63। कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? 63। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की नीड नहीं है। जो भी थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन है उसमें आपकी PDF आपको प्रोवाइड होगी ताकि आप घर पे बैठ के इसे बाद में दोबारा से रिवाइज कर सकें। चलिए अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? पहला ऑप्शन है हमारा 34, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 30, सी ऑप्शन है हमारा 38 और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा 36। और इसका जो सही आंसर है वो है 34। GRETI यानी कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन है वो है 34 पे। ग्लोबल रियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है अमेरिका की जो फर्म है जोन्स लैंग लॉसेल, इसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? अमेरिका की निवेश फर्म है, उसका नाम है जोन्स लैंग लॉसेल। जोन्स लैंग लॉसेल इनके द्वारा जारी किया जाता है। कितने वर्षों की गणना पे जारी किया जाता है? तो 2 वर्षों की गणना पे ये जारी किया जाता है। पहली पोजीशन किसकी है? तो पहली पोजीशन है यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, लंदन, तीनों में से तीनों ऑप्शन किसी पे भी टिक लगाएंगे सही है, क्योंकि आपको पता है यूके की राजधानी है लंदन। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाजॉब्स पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट हैज द महाजॉब्स पोर्टल बीन लॉन्च्ड? पहला ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है हमारा न्यू दिल्ली और सबसे लास्ट है कर्नाटक। और इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी ने कुछ ही समय पहले महाजॉब्स पोर्टल के नाम से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था। और इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य है जितनी भी औद्योगिक इकाई है और जो श्रमिक है उनके बीच में जो खाई है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। उन्हें एक मंच प्रदान किया जा रहा है ताकि वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके और लोगों को जॉब मिल सके और एम्प्लॉयर उन्हें हायर कर सके और औद्योगिक इकाइयों का काम ना रुके।
अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम अपना स्टैटिक जीके रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है? महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है? महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा राज्य जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया वेयर एवरी हाउस हैज एलपीजी गैस कनेक्शन। पहला ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा गुजरात। और इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके हर घर में एलपीजी कनेक्शन है। और आप लोगों को याद होगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने कुछ समय पहले उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी। क्या योजना लॉन्च की थी? उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी और उसके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला ऐसा राज्य भी कौन है? वो है हिमाचल प्रदेश। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट लोकेटेड? पहला ऑप्शन है हमारा गोवा, सेकेंड ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हमारा केरल और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु। और इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे बनाया? मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में। फिर से रिपीट करती हूँ, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में। इस सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? इस सोलर प्लांट की क्षमता है 750 मेगावाट। क्या है? 750 मेगावाट। इसे बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। क्या है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। ये जो कंपनी है दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, यानी कि दो कंपनियों ने मिलकर ये कंपनी फॉर्म की है। और वो दोनों कंपनियां कौन सी है? पहली कंपनी है सोलर एनर्जी लिमिटेड ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरी कंपनी का नाम है हमारा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2020-2021 के विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार आय के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है? According to World Bank's country classification of 2020-21, which category does India's economy fall based on income level? पहला ऑप्शन है हमारा निम्न यानी कि लो इनकम, सेकेंड ऑप्शन है हमारा निम्न मध्य लोअर मिडिल इनकम, थर्ड ऑप्शन है हमारा ऊपरी मध्य अपर मिडिल इनकम और लास्ट ऑप्शन है हमारा उच्च आय यानी कि हाई इनकम। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा निम्न मध्य यानी कि लोअर मिडिल इनकम। 2020-2021 के विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के आधार पर आय के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो निम्न मध्य श्रेणी में आती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो इसका जो आकलन किया जाता है, आय के आधार पर जो आकलन किया जाता है, ये आकलन किया जाता है एटलस पद्धति के द्वारा। 1993 से विश्व बैंक एटलस पद्धति का यूज करते हुए आ रही है। इसमें क्या होता है? किसी भी देश की सकल आय यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय को अमेरिकी डॉलर में चेंज करती है और उस हिसाब से ये सूची को जारी करती है। अच्छा, इसी के साथ मुझे आप जल्दी से बताइए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमने डिसाइड किया था कि सारा स्टैटिक जीके रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो जल्दी से बताइए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी हमारी 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो इनके वर्तमान में प्रेसिडेंट है डेविड मॉलपस। कौन है? डेविड मॉलपस। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा भारत को डिजिटल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किस चैलेंज को लॉन्च किया गया है?
which challenge has been launched by the Prime Minister with the objective of making India self-reliant in digital technology? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महाजॉब्स चैलेंज, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ऐप इनोवेशन चैलेंज, थर्ड ऑप्शन है हमारा कौशल चैलेंज और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा टेक्निकल इंडिया चैलेंज। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऐप इनोवेशन चैलेंज। कुछ ही समय पहले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आत्मनिर्भर योजना के तहत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया था और ये जो चैलेंज है 2 ट्रैक में चलेगा। पहले ट्रैक में वर्तमान जो एप्स चल रही हैं उन एप्स में से बेहतरीन एप्स को पहचानना है और दूसरा ट्रैक जो है वो नई एप्स को लॉन्च करने के लिए निवेश से लेकर उन्हें बाजार प्रदान करने की सुविधा देने तक है। तो चलिए स्टार्ट कर, अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज इंडिया ग्लोबल वीक 2020 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है हमारा बैंगलोर, थर्ड ऑप्शन है हमारा लंदन और सबसे लास्ट में है न्यू दिल्ली। और इसका जो सही आंसर है वो है लंदन। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 लंदन में आयोजित किया जा रहा है। ये 3 दिवस का कार्यक्रम है। पहले दिन संबोधित किया था इसको प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और इसकी जो थीम है द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसकी थीम क्या है? द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी, तो अब इससे आपको घबराना नहीं है कि कोई भी कीवर्ड अगर आपको याद नहीं हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो पीडीएफ आपको मिलेगी ताकि आप आराम से एक बार इसे रिवाइज कर सकें। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बताती हूँ कि अगर यहाँ ऑप्शन में यूके दे रखा हो यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तो आपको उस पे ही टिक लगाना है अगर लंदन की जगह यूनाइटेड किंगडम है। ये नहीं सोचना है कि अरे मैम ने तो लंदन बताया था तो लंदन ही सही आंसर है। ये हमें सब, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है यानी कि जो कैपिटल है वो क्या है? लंदन। और इसकी जगह अगर ब्रिटेन दे रखा हो तो हमें ब्रिटेन पे सही टिक लगाना है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध किस अभियान से है? ऑपरेशन समुद्र सेतु इज रिलेटेड टू विच कैंपेन? पहला ऑप्शन है हमारा रक्षा अभियान, सेकेंड ऑप्शन है हमारा कोविड-19 अभियान, थर्ड ऑप्शन है हमारा सैन्य प्रशिक्षण अभियान और सबसे लास्ट है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कोविड-19। कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के नाम से अभियान चलाया था और इसका उद्देश्य था कि कोरोना महामारी की वजह से जितने भी भारत में जो विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक थे उन्हें विदेशों से भारत वापस लाना। और ये कितने दिन चला? ये अभियान टोटल 55 डेज चला था यानी कि 55 दिन चला था। और कितने नागरिकों को इसमें वापस लाया गया था? तो नागरिक जो वापस आए थे वो थे 3992। कितने थे? 3992। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसी के साथ मुझे बताइए हमारी भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? हमारे भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? हमारे जो भारतीय नौसेना प्रमुख है वो है करमवीर सिंह। कौन है भारतीय नौसेना प्रमुख? करमवीर सिंह। और हमारा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। और हमारा जो नौसेना दिवस है अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध किस अभियान से है? ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध, अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध किस अभियान से है? ऑपरेशन समुद्र सेतु इज रिलेटेड टू विच कैंपेन? पहला ऑप्शन है हमारा रक्षा अभियान, सेकेंड ऑप्शन है हमारा कोविड-19 अभियान, थर्ड ऑप्शन है हमारा सैन्य प्रशिक्षण अभियान और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज।
और इसका जो सही आंसर है वो है कोविड-19। भारतीय नौसेना ने 9 मई 2020 को ऑपरेशन समुद्र सेतु के नाम से यह अभियान चलाया था और इसका उद्देश्य था जितने भी भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे थे उन्हें कोविड-19 की महामारी के दौरान भारत वापस लाना। और यह अभियान चला था हमारा 55 दिनों तक यह अभियान चला था और इसमें कितने नागरिक वापस लाए गए थे? वो थे 3992। कितने? 3992। अच्छा, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? हमारे जो नौसेना प्रमुख है वो है करमवीर सिंह। कौन है हमारे नौसेना प्रमुख? करमवीर सिंह। और अच्छा ये बताइए कि हमारा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस हमारा मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अच्छा, एक चीज और बतानी है आप लोगों को मुझे कि हमारा जो नौसेना की जो है मोटो लाइन क्या है, मतलब उनका मोटो क्या है? तो नौसेना का जो मोटो है वो है शम नो वरुणा। क्या है? शम नो वरुणा। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जो पानी के देवता है वो अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। चलिए अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को सूचना। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया है? How many apps have been banned by the Indian Army to prevent information leaks to its personnel? पहला ऑप्शन है हमारा 59, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 89, थर्ड ऑप्शन है हमारा 69 और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा 75। और इसका जो सही आंसर है वो है 89। हाँ, 89 इसका सही आंसर है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय सेना ने अपने जो सेना कर्मी है उन्हें 89 ऐप्स को फोन में रखने से मना किया है और वो ऐप्स में आपकी शामिल है फेसबुक है, ट्रू कॉलर आ जाती है आपकी, पबजी गेम हो गया, डेटिंग एप्स हो गए। इस तरह 89 ऐप्स की सूची भारतीय सेना ने जारी की है। अब हमारा कीवर्ड है भारतीय सेना, तो जल्दी से मुझे बताइए भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना अध्यक्ष कौन थे हमारे? मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना प्रमुख के नाम से हाल रीसेंट में तो नहीं कहूंगी, पिछले साल एक पोस्ट बनाई गई थी और भारतीय सेना प्रमुख है हमारे विपिन रावत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय सेना प्रमुख कौन है तो है विपिन रावत, और अगर क्वेश्चन पूछे पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन है तो वो भी क्या है? विपिन रावत। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? Which state government has recently launched a self scan portal to scan documents? पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हमारा पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है हमारा केरल और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र। और इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है और पोर्टल का नाम क्या है, यानी कि उस ऐप का नाम क्या है? वो है सेल्फ स्कैन पोर्टल। ये उस ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन पोर्टल। तो क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो वो है सेल्फ स्कैन पोर्टल। अच्छा फिर आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? हमारे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है वो है जगदीप धनकर। कौन है? जगदीप धनकर। चलिए चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? Which country's railway has installed the world's first solar power plant to directly power the overhead line? पहला ऑप्शन है हमारा चाइना, सेकेंड ऑप्शन है हमारा अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है हमारा भारत और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा रूस। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा भारत। भारतीय सरकार ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का
पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है और ये कहाँ स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश के बीना जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बीना जिले में इसे स्थापित किया गया है और इसे लगाने वाली कंपनी है भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। याद रखना है आपको, दुनिया का पहला ओवरहेड बिजली देने के लिए जो संयंत्र स्थापित हुआ है रेलवे को, वो स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश के बीना जिले में। कहाँ? मध्य प्रदेश के बीना जिले में। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the first president of IFSCA? पहला ऑप्शन है हमारा अजय त्यागी, सेकेंड ऑप्शन है हमारा शक्तिकांत दास, थर्ड ऑप्शन है हमारा इंजेती श्रीनिवास और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा सुभाष चंद्र कुंडिया। क्या? सुभाष चंद्र कुंडिया। और इसका जो सही आंसर है वो है इंजेती श्रीनिवास। मैं आपको पहले IFSCA के बारे में बताती हूँ। IFSCA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। IFSCA का स्थापना क्यों हुई मैं इसके बारे में भी बताती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपने यहाँ जो बैंकिंग में चीजें हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। जैसे IFSCA को जो डायरेक्ट करता है वो है बैंकिंग डायरेक्ट करती है। जो पूंजी बाजार है उसे RBI चलाता है। जो बीमा का क्षेत्र है उसे IRDAI चलाता है। तो अब सरकार ने क्या किया है? सरकार ने एक IFSCA के नाम से संस्था स्थापित की है जो एकीकृत रूप से इस सब चीजों को चलाएगी, यानी कि जो अकेले इन सब चीजों को मॉनिटर करेगी। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें या अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग चीजें नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके जो पहले अध्यक्ष है वो है इंजेती श्रीनिवास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। और इसकी जो स्थापना हुई है वो इसी साल हुई है। इसकी स्थापना 27 अप्रैल इसी साल हुई, यानी कि 27 अप्रैल 2020 को। अब इसके साथ ही मैं बाकी के तीनों ऑप्शन के बारे में बताती हूँ आप लोगों को। अजय त्यागी कौन है? अजय त्यागी हमारी सेबी के प्रेसिडेंट है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास हमारे RBI के गवर्नर है। कौन है? RBI के गवर्नर है। और सुभाष चंद्र कुंडिया कौन है? सुभाष चंद्र कुंडिया हमारे IRDAI के अध्यक्ष है। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? द फॉरेन न्यूज डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है? मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैज बैंड ऑल प्राइवेट न्यूज चैनल्स इन इंडिया, चैनल्स ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। और इसका पहला ऑप्शन है हमारा बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है हमारा रूस, थर्ड ऑप्शन है हमारा नेपाल और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा जापान। और इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। नेपाल की कैबिनेट ने जो विदेशी समाचार वितरण संगठन है जिसका नाम है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, उन्हें जाके ये कंप्लेंट की थी कि भारतीय मीडिया जो नेपाल के प्रधानमंत्री है उन्हें गलत तरीके से पेश कर रही है, उनकी जो मान है उनकी हानि की जा रही है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रार्थना की थी, ये प्लेज किया था कि जितने भी भारत के निजी चैनल है उन्हें बैन कर दिया जाए। तो क्वेश्चन आपका एक तरह से आ सकता है और कि भारत के सारे निजी चैनल प्रतिबंधित है सिवाय DD न्यूज को छोड़ के। DD न्यूज को छोड़ के भारत के जितने भी निजी चैनल हैं उन सब पे नेपाल में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? When is नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ, नेशनल फिश फार्मर्स
जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा 11 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है हमारा 10 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है हमारा 29 जुलाई और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। और इसका जो सही आंसर है वो है 10 जुलाई। 10 जुलाई को हम नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इसी को लेकर एक योजना बनाई थी, उसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी मत्स्य संपदा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और एक तरह का क्वेश्चन और आएगा कि मछुआरों के लिए प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र का नाम बताइए, तो वो है मत्स्य संपदा। आपको क्या याद रखना है? मत्स्य संपदा योजना। पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र किसके लिए? मछुआरों के लिए, वो है मत्स्य संपदा। अब बाकी दोनों ऑप्शन के बारे में बताती हूँ। 11 जुलाई को अभी हमने क्या मनाया था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या मनाया था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और हमें पता है कि दुनिया में भारत पॉपुलेशन के नंबर पे, पॉपुलेशन की बात चलती है तो कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे चाइना और दूसरे पे कौन है? भारत है। और 29 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे। क्या? इंटरनेशनल टाइगर्स डे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए कि हमारे मत्स्य पालन मंत्री कौन है? हमने ये डिस्कस किया था कि हम जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनका स्टैटिक जीके याद करते हुए चलेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए कि हमारे मत्स्य पालन मंत्री कौन है? हमारे जो केंद्रीय डेयरी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्री हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। क्या नाम है उनका? गिरिराज सिंह। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला पुनः प्रयोज्य पीपी किट किस देश में लॉन्च की गई है? पुनः प्रयोज्य पीपी से कंफ्यूज मत होइएगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रीयूजेबल, यानी कि जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो पुनः प्रयोज्य पीपी किट किस देश में लॉन्च की गई है? इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल पीपी किट विद ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी बीन लॉन्च्ड? पहला ऑप्शन है हमारा इटली, सेकंड है चीन, थर्ड ऑप्शन है हमारा भारत और सबसे लास्ट में है अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत। पहला ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च की गई है? भारत में लॉन्च की गई है। किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो कंपनी का नाम है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स। और ये कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर है। ये क्या है? दो कंपनियों को मिलकर इस कंपनी को बनाया गया है। तो पहली कंपनी जिसने इसमें पैसा लगाया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। और दूसरी हमारी स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो ये दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर है और कंपनी का नाम है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, जिसने ट्रिपल वायर शील्ड पीपी किट को लॉन्च किया। इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा जो करंट अफेयर्स की क्लास थी वो यही खत्म होती है। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू क्लास।